हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है और हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं और इसका हम एक पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और उसके आगे आज हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि यदि बिजली के बिल में 20% वृद्धि होने पर बिजली की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल बिजली में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको इसको हल करना है ना। अब क्वेश्चन से ही पकड़कर हम हल करेंगे, ना कोई फार्मूला लगाएंगे ना कोई ट्रिक लगाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से ही हम अपने सवाल को हल कर देंगे। देखिए कैसे हल करना है। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहे आपसे कोई मतलब नहीं, दो बातों से मतलब है। एक यहाँ 20% की वृद्धि, इससे मतलब है आपका, और एक 20% की कमी। और उसके बाद फिर आपसे प्रतिशत में ही कमी या वृद्धि पूछी जा रही है। 20% की वृद्धि और 20% की कमी। अब देखिए, अगर 20% की वृद्धि होगी तो कहाँ होगी। स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो 100 में ही होगी। तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे। वृद्धि होने पर हमेशा 100 में जोड़ा जाएगा, कमी होने पर हमेशा 100 में घटाया जाएगा। तो हम 20% की वृद्धि है तो हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे 20, हमारा कितना आएगा, 120 आएगा। फिर देखिए 20% की कमी है तो 20% की कमी के लिए हम क्या करेंगे, अगर कमी रहेगी तो 100 में से उतना कमी घटा देंगे। कमी 20% है तो 100 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना। इसके बाद अब जो हमको देखिए प्रतिशत बताना है ना, कमी या वृद्धि, तो हमको प्रतिशत 100 से ही बताना है। तो हम नीचे लिख लेंगे 100 और यहाँ पर गुणे का निशान लगा देंगे। अब देखिए 0 से आपका ये 0 कटा, 0 से 0 कटा, अब आपका 12 और 8 का गुणा होके आ गया आपका 96 ना। अब 96 का मतलब क्या हुआ, हम 100 से ही ले रहे हैं तो 100 से 96 आया, तो इसका मतलब है कि 4 की कमी हुई ना। हुई कितनी कमी, 4 की कमी। इसको हम कह सकते हैं कि 4% की कमी हुई। अगर यह आंसर आपका जो यहाँ पर आया हुआ है, अगर यह 100 से ज़्यादा आता तब हम, जितना ज़्यादा आता 100 से तो वृद्धि होती, और 100 से जितना कम आएगा वह कमी होगी। एक तरीका तो सवाल लगाने का इस टाइप का, इस तरीके से लगा सकते हैं, बहुत आसान है। एक तरीका और है कि कभी भी जैसे 20% की वृद्धि है, 20% की कमी हो ना, 10% की वृद्धि हो, 10% की कमी हो, इस टाइप के सवाल हो तब भी हम लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए अब चाहे यहाँ कमी हो और चाहे यहाँ वृद्धि दी जाए, कोई मतलब नहीं है। सवाल में एक वृद्धि हो और एक कमी हो और ये नंबर जो है, अंक जो है, दोनों समान हो। अगर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अगर 10% की कमी है और फिर कहा जाए सवाल में कि 10% की वृद्धि हो रही है, ऐसी कंडीशन में आप कुछ भी नहीं करना है। दोनों संख्याओं का गुणा कराइए, 2 अंक पे दशमलव लगाइए ना। दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करा दीजिए। 10 का गुणा कितना होगा, 100 होगा, और 2 अंकों पर दशमलव लगा दीजिए। और ऐसी कंडीशन में सदैव हानि ही होती है, कभी फ़ायदा नहीं होता ना। तो 1% की क्या होगी, हमेशा हानि ही होगी ना। तो 1% की क्या होगी, कमी होगी। अगर इसी तरीके देखिए 20-20 वाला हम देख ही लिए हैं। अगर 20% की मान लीजिए कमी है ना, और फिर 20% की जो है वृद्धि है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 20-20 का गुणा कराइए, आएगा कितना, 400। 2 अंकों पे दशमलव लगा दीजिए। 4% की कमी, 4% की क्या आई, क्या आ गया, कमी आ गया। अगर इसी तरीके से मान लीजिए आपका 12% ना, कमी हो या वृद्धि हो, एक कमी हो एक वृद्धि हो, चाहे अब देखिए वृद्धि यहाँ भी हो सकती है ना। और 12%, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम वृद्धि लिख दिए ना, और यहाँ पे जो है कमी लिख दिए, तभी कोई नहीं, एक वृद्धि हो एक कमी हो। अब वो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 का आप गुणा करा दिए, देखिए आपका कितना आएगा, 144 आएगा ना। अब आप क्या करें, सिर्फ 2 अंकों पर दशमलव लगा देंगे। 2 अंकों पर आप दशमलव लगा दीजिए, आपका इतने % की कमी आ गई।
इसी तरीके से कभी भी ऐसा कोई सवाल आए कि सेम नंबर में आप परसेंट की कमी भी हो, उसमें वृद्धि भी हो, तो आप इसी तरीके से एकदम बहुत ही आसानी से मौखिक हल कर सकते हैं। पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और ये भी तरीका एकदम आसान है और ये भी तरीका एकदम आसान है ना। दोनों में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर ऐसा आएगा बस दोनों का गुणा करा देंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दें, कुछ भी। अब इससे मान लीजिए 25% आता है ना, अब फिर यहाँ 25 आया, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करा दीजिए। 625 आया तो इसमें क्या होगा, 6.25% की कमी होगी। अगर ये कमी एक वृद्धि होगी तो सदैव कमी ही होगी, कभी भी वृद्धि नहीं होगी। तो सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल। हम आ गए हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हम देखते हैं कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन इसके पहले भी था, तो दोनों क्वेश्चन कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें देखिए एक बार यहाँ पर 20% की मतलब वृद्धि थी, फिर ना एक कमी थी, ऐसा था, लेकिन इसमें दोनों वृद्धि दी गई है। तो इस सवाल को लगाया जाए फिर एकदम बहुत ही आसान तरीके से, कुछ भी नहीं करना ना, हम ऐसे कुछ भी नहीं जानते, लेकिन सवाल हमको लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। 20% की वृद्धि दी गई है, इतना जानते हैं कि अगर 20% की वृद्धि है तो 100 में ही वृद्धि होगी ना, तो बिल्कुल 100 में हम कर दिए। 100 में 20% की वृद्धि करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा। फिर सवाल में 20% की वृद्धि है ना, तो फिर 100 में ही वृद्धि करेंगे, फिर हम 120 लिख दिए। अब देखिए कितने प्रतिशत वृद्धि, कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, तो हमें 100 से ही लेना है, 100 से ही लेना है कि ये सब जो वृद्धि हो रही है तो ये सब 100 से कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 100 से लेना है, 100 नीचे लिख देंगे, दोनों में गुणा करा देंगे। अब देखिए यहाँ से 0 0 कट गया, 12 12 का गुणा हो गया 144। अब देखिए 100 से ही लेना था तो 100 से क्या होगा, देखिए 100 से 44 ज़्यादा आ गया। अगर 100 से 44 ज़्यादा आ गया तो 44% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या आया, 44% की वृद्धि। यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से जो है हम लगा लेते हैं ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। अब देखिए सवाल में कुछ भी कहानी लिखी जाए, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको देखना क्या है, देखना यही है कि 20%, देखिए यहाँ पर 20% की कमी हो रही है और यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही है। और हमसे जो है यहाँ पर ना शुद्ध परिवर्तन पूछा जा रहा है प्रतिशत में। अगर 25% की कमी की जा रही है तो कमी कहाँ करेंगे, 100 में करेंगे। 100 में हम 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये 75 कैसे आया, ये 100 में से 25 को घटाए हैं तब 75 आया। फिर देखिए 20% की वृद्धि है, अगर 20% की वृद्धि है तो कैसे करेंगे हम, 100 में 20 जोड़ देंगे, हो जाएगा। अब हो गया 120, लेकिन पूछा जाएगा परिवर्तन किससे पूछा जा रहा है ना, 100 से पूछा जा रहा है। तो 100 से कितने परसेंट से कमी होगी, या आधार इसमें 100 ही है तो हम नीचे क्या लिखेंगे, आधार 100 है 100 लिख देंगे ना, यहाँ पर गुणा लगा देंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे, डायरेक्ट हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे ना 3 कट जाएगा, यहाँ 4, यहाँ काटेंगे तो ये भी कट जाएगा ना। अब हम देखिए यहाँ 30 बचा, यहाँ 3 गुणा कराएंगे आएगा 90। अब देखिए अगर यह 100 से ज़्यादा आता तो यहाँ पे वृद्धि होती, लेकिन 100 से कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, 10 कम आ रहा है।
अगर 100 से कम आएगा तो फाइनल आंसर मतलब कमी होगी ना। कितना कम आ रहा है? 10 कम रहा है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? 10% कमी, 10% कमी, यही आपका आंसर है। तो हम अब आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ये सवाल है आपका। और देखिए अब इसमें जो है किसी वर्ग की भुजा ना, तो सबसे पहले आप एक चित्र समझिए। वर्ग देखिए, ये आपका वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दो भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, इसी को वर्ग कहा जाता है। अगर हम वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा, अगर हम किसी वर्ग की एक भुजा अगर 30% मान लीजिए, इतना हम बढ़ा दिए ना, और 30% ये आपकी वृद्धि हुई इतना, यह अगर हम एक ही भुजा बढ़ा के इस चित्र को पूरा करते हैं तो वर्ग ना बनकर यह आयत बन जाएगा। इसलिए हमको अगर एक सवाल में कहा जाएगा एक वृद्धि, लेकिन हमको दो भुजाएं बढ़ानी पड़ेंगी। जब हम दो भुजा बढ़ाएंगे तभी जो है यह वर्ग रहेगा। अगर एक भुजा बढ़ाएंगे, देखिए ऐसे मिला दें तो क्या बन जाएगा? ये आयत बन जाएगा ना, आयत बन जाएगा। लेकिन अगर 30% यहाँ भी हम वृद्धि कर देते हैं ना, देखिए अगर 30% हम यहाँ भी बढ़ा दें, 30% ए वाली भुजा ना, अगर थोड़ा सा ए वाली भुजा समझिए कि अगर 30% हम ए वाली भुजा बढ़ा देते हैं, देखिए 30% ए वाली भुजा भी बढ़ा दिए, अब इसको अगर हम मिला दें ऐसे ना, तो हमारा वर्ग ही बनेगा ना। एक भुजा अगर बढ़ा के बनाएंगे तो आयत बन जाएगा, लेकिन दोनों भुजा में बढ़ाएंगे तभी यह वर्ग रहेगा। तो सवाल में एक वृद्धि कही जाएगी, लेकिन आपको लेना है दो वृद्धि ना, दो वृद्धि, एक 30% यहाँ की वृद्धि और 30% यहाँ की वृद्धि, तभी यह वर्ग रहेगा। अब वही बात फिर जैसे सवाल लगाते आए हैं सेम उसी तरीके से लगाएंगे। भैया 30% की वृद्धि है तो कहाँ वृद्धि होगी? 100 में वृद्धि होगी, 100 में 30 जोड़ देंगे, 100 में 30 जोड़ के लिखिए ना, लिख दिए। फिर दूसरी एक वृद्धि और होगी, सवाल में कहा जाएगा एक, लेकिन इस चित्र के माध्यम से समझिए तो इसमें दो वृद्धि होगी ना, तो दूसरी भी वृद्धि लिख लेंगे 130। अब देखिए वृद्धि जो है वह कमी होगी या वृद्धि होगी तो आधार 100 बनेगा, 100 से ही होगा ना। आधार हम इसका 100 बना दिए, यहाँ गुणे लगा दिए, बस। सिर्फ आपको एकदम आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, ना तो कोई ट्रिक आपको चाहिए, ना कोई फार्मूला चाहिए ना। सिंपल से आप सवाल पढ़िए, सवाल पढ़कर ही आप जो है सवाल लगा देते हैं ना। इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता। किसी मतलब आप मैथ एकदम से ना जानते हो, जीरो पर हो, तभी आप जो है मैथ सीख सकते हैं ना। तो बराबर हम वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिएगा, तो बहुत ही आसानी से देखिए अभी आंसर अब हल करते हैं। देखिए 0 ना, इधर 0 कट गया, 13 का गुणा करके देखिए इतना आता है ना 169। अब देखिए 100 से ज़्यादा हुआ ना, 100 से कितना ज़्यादा हुआ? 69, यही 69% अधिक, यही जो है आपका आंसर होगा कि अगर किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? 69% की वृद्धि होगी ना, यही आपका आंसर। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है? सवाल जैसे इसके पीछे हम लगा चुके हैं इस तरीके से, उसी तो थोड़ा सा इसमें जो है आगे लेवल का है। तो हम धीरे धीरे जो है 0 लेवल से धीरे धीरे उठेंगे और एक से बढ़कर एक अच्छे सवाल हम लगाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ना, पूरा सारी कन्फ्यूजन
पढ़ते भी चलेंगे और कन्फ्यूजन भी साथ में दूर करते चलेंगे, बारीकियों को समझते भी चलेंगे, हर छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे, प्रतिशत एकदम हवा हो जाएगा। देखिए, पहले जो ज्ञान हम जानते हैं उसको पहले हम लगा लेते हैं ना। हम इतना जानते हैं भैया 10% कम करना है, चलिए कोई बात नहीं, कहाँ कम करेंगे, 100 में कम करेंगे, 100 में कम कर दिए। और जैसे एक चीज़ बताए थे हम अभी कि अगर एक सवाल में 10% की कमी आ जाए, फिर 10% की वृद्धि आ जाए, तो कुछ भी नहीं करना है ना। ऐसे बताए थे कि 10 गुणे 10 कर देना है, जो आएगा उस पर 2 अंक पे दशमलव लगा देगा ना, इसका मतलब है 1% की कमी आ जाएगी ना, 1% की कमी आ जाएगी। इस तरीके से लगा लेंगे। बाकी दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से भी आएगा। जैसे 10% कमी है तो 90 कर देंगे ना, 10% की वृद्धि है तो 110 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 100 लिखेंगे ना। ये चीज़ें देखिए कट जाएगा, आएगा कितना, 99। तो कितना कम हुआ, 1% ना, 1% कम हुआ। इस तरीके से भी आएगा। और बाकी इस तरीके से आप एकदम मुजबानी बता सकते हैं, कुछ भी आपको नहीं करना है कि भैया अगर 10% कमी है फिर 10% की वृद्धि है, तो आप एकदम बताइए, दोनों गुणा करा के 2 अंक दशमलव लगा देंगे, दोनों गुणा कराएंगे, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, बस वही 1% की कमी। अब देखिए, हमारे हिसाब से 1% की कमी हो रही है संख्या में, लेकिन उनके हिसाब से प्रारंभिक संख्या से 50 कम ना, उनके हिसाब से कितना कमी, 50 कमी, और हमारे हिसाब से कितनी कमी, 1%। अब उनका और हमारा हो गया बराबर ना, और जब हम हो गए बराबर तो बिल्कुल आंसर एकदम बहुत आसानी से आएगा। भैया जब 1% बराबर 50 हुआ तो प्रारंभिक संख्या कितनी रही होगी, 100% ना। परसेंटेज में हमेशा जो भी मानना होगा हम 100% ही मान के चलेंगे ना। तो 100% निकालते हैं, भैया 1% बराबर 50 ना, तो 100 कितना हो जाएगा, गुणा करा देंगे ना। देखिए आपका आया, यही आंसर हो गया। प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 5000 थी, प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 5000 थी। तो आप जो है परसेंटेज को संख्या से बराबर करना सीख जाएं, और जहां आपको ज्ञात ना हो वहां आप 100% माना करें। परसेंटेज में बस 2 ही बातें महत्वपूर्ण हैं, बाकी सब हवा है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। अब यहाँ आपसे मूल भिन्न पूछी जा रही है ना। अब जैसे भिन्न अगर हम कुछ भी नहीं जानते तो इतना तो हम लिख ही सकते हैं भैया x/y यह हमारी भिन्न है ना। जैसे भिन्न ही होती है, जैसे ना हम 5/6 लिख रहे हैं ना, और 4/7 लिख रहे हैं, यही हमारी भिन्न, इसको हम भिन्न कहते हैं। अब हमको भिन्न नहीं पता है तो हम अपनी तरफ से एक भिन्न मान लिए, भाई चलिए x/y हमारी भिन्न हो गई। अब सवाल जैसे कहता है हम उसी के सवाल को लगाना है, सवाल जैसे कहता है उसी के तरीके से चलिए, आंसर वह खुद बताता है सवाल कैसे। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि सवाल खुद बताएगा कि हमको कैसे हल करना है। भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, भैया 15% की वृद्धि कैसे ना, हमको कुछ नहीं करना है। 100 में 15% की वृद्धि 115% हो गया ना। यहाँ पर क्या होगा, इसमें 115 ना, 115 की वृद्धि होगी। और हर में 8% की कमी, तो 8% कमी हमेशा, कमी हो या वृद्धि हो, जो भी होगा हमेशा 100 में होगा, 100 में ही करेंगे, 8% कमी कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 92 आ जाएगा ना। अब इनके साथ इनको ऐसे गुणा लगा देंगे, इनको बटे लगा देंगे। अब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ करने के बाद जो है जो भिन्न प्राप्त होती है वो कितना, 15/16। अब हम कुछ नहीं करेंगे, x/y इधर रख लेंगे ना। अब आप चाहें तो यहाँ से भी काट सकते हैं ना,
चाहे यहाँ यहीं काट देते हैं ना, यहीं काट देते हैं कि ऊपर से ऊपर काट देते हैं। देखिए यहाँ काटेंगे अगर 5 से, देखिए 5 से कटेगा ना 3 आएगा, और ये 5 से कटेगा तो 23 आ जाएगा। ये 4, देखिए 4 से कट जाएगा ना 4 आएगा, यहाँ 4 से काट देंगे तो 23 आएगा। अब ये चीज़ जो है कट जाएगी ना। अब आपका भिन्न क्या बचेगा, 3/4। 3/4 देखिए यही आपकी भिन्न आई, एकदम बहुत ही आसान तरीके से। कुछ है सवाल में दम? कुछ भी नहीं है ना। तो देखिए कुछ भी नहीं, देखिए सवाल में किसी भिन्न ना, हमने मान लिया भैया चलिए भिन्न का एक प्रारूप ये है, 15% की वृद्धि 115, 8% की कमी कहाँ, हर में, इसको अंश कहते हैं ना, इसको ऊपर वाले को अंश कहा जाता है। ये आपका अंश होता है और ये आपका हर होता है। अब हर में 8% कमी, 8% कमी कर दिए। वो कह रहे हैं भैया 15/16, बिल्कुल 15/16 आप भी कर दीजिए। और इसके बाद क्या करें, देखिए ऊपर से ऊपर कट जाएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा, नीचे से नीचे कट जाता है। वो अगर बराबर वाली कंडीशन में है, बराबर है बीच में, तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं, काट दीजिए। देखिए आपको आंसर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन की ही तरह एक क्वेश्चन और ले लिए हैं कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन से ही हम पकड़ लेंगे कि सवाल को कैसे लगाना है। एक भिन्न, वो भिन्न हमको पता नहीं ना, हम लिख लेते हैं भाई चलिए कोई बात नहीं, भिन्न नहीं पता तो x/y a/b कुछ भी आप ऐसा लिख लीजिए, एक भिन्न वह बन गई। अंश में 220% की वृद्धि, तो अब देखिए 220% की वृद्धि कहाँ होगी, 100 में होगी ना। 100 में 220 जोड़ देंगे हम तो कितना हमारा आ जाएगा, अगर 100 में 220 जोड़ेंगे तो 320 आ जाएगा ना। देखिए 100 में 220 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 320 ना, लिख दिए। कह रहे हैं कि हर में 150% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 150 जोड़ेंगे कितना आएगा, 250 आएगा ना। और बीच में क्या करना है, सिर्फ गुणे लगा देना है। सिर्फ अपनी तरफ से आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ गुणे लगा रहे हैं बीच में, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बाकी सब कुछ सवाल जैसा कह रहा है वैसे कर रहे हैं। अब देखिए परिणामी भिन्न कितना, अब ऐसा करने के बाद आप परिणाम भिन्न क्या मिल रहा है आपको, 4/5। अब आप काट पीट कर लीजिए ना। देखिए अब यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं कब, जब बराबर बीच में लगा हो तब ना। तो 4 से यहाँ काट देंगे 8 आ जाएगा, 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 आएगा। अब लेकिन देखिए अब यह संख्या जो है कुछ इस तरीके से आई ना, इधर पूरा आ गया 1 और इधर आया xy गुणे 8/5 बराबर इधर 1। अब ये संख्या हम जो है ना 75 करके इधर ले आएंगे, 75 करके इधर लाएंगे। जब इधर लाएंगे तो x/y बराबर होगा क्या, अब ये संख्या इधर जाएगी जस्ट ना, ऐसे जाएगी, ऐसे पलट जाएगी, 5 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे, यही आपकी भिन्न बन जाएगी ना। भिन्न को जब हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो जो भिन्न पलट जाती है, जैसे जो यहाँ पर नीचे रहेगा वो यहाँ पर ऊपर जाएगा, जो ऊपर रहेगा वह जाएगा नीचे, ऐसे जैसे मतलब इसी तरीके से ऐसे जाके ऐसे हो जाती है। तो आपका आंसर इतना आया। अब आगे चलते हैं अपने अगले सवाल। अब हम देखते हैं अगला सवाल कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? सवाल को अब हमको हल करना है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है यह पूछा जा रहा है, और दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से ना, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, कहने मतलब पहली इतना ज़्यादा होगी और दूसरी इतनी ज़्यादा होगी। अब जैसे हम मान लेते हैं, देखिए 3 संख्याएं होंगी, जैसे मान लेते हैं पहली संख्या हो गई ना, यहाँ दूसरी संख्या, यहाँ तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या से, अब तीसरी संख्या तो हमको पता नहीं है,
और जो चीज़ आपको परसेंटेज ना पता हो उसे आप हमेशा 100 मान लीजिए। यहाँ देखिए हम 100 मान लिए। तीसरी संख्या हमारी कितनी है 100। अब तीसरी संख्या से क्रमशः ना 12 सही 1/2% कौन अधिक है? पहली संख्या ना, पहली। तब देखिए पहली संख्या 12 सही 1/2% अधिक है, तो क्या करें 12 सही 1/2% इसी में जोड़ेंगे ना, तभी तो अधिक होगा वो। तो हम इसको बनाएंगे 100 में 12 सही 1/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 112 सही 1/2। ये हमारी पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25 अधिक है, तो 25 अधिक है तो 125। अब जो है हमारे हिसाब से तीनों संख्याएं आ गई ना, सवाल में दिया गया है, लेकिन हम अपने स्तर से देख लिए भाई देखिए तीसरी संख्या 100 है। अब इन्हीं संख्याओं को मानकर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं ना। अब देखिए दिया गया क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का आधार, मतलब परसेंटेज किसका पूछा जा रहा है? पहली संख्या का, इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। जिसका परसेंटेज पूछा जाता है उसे हम कहाँ ऊपर रखते हैं ना, इसको हम रखेंगे कहाँ? ऊपर रखेंगे। देखिए 112 सही 1/2 ऊपर रख लिए। अब जिससे पूछा जाता है परसेंटेज उसको रखते हैं नीचे। दूसरी ना संख्या का, दूसरी संख्या से पूछा जा रहा है, ये है दूसरी संख्या 125 हम कहाँ रखें? नीचे। और परसेंटेज निकालना है, और तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 100 से गुणा कर देंगे ना। क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। देखिए कहीं कोई फार्मूला लगा, कहीं कोई कुछ नहीं। सवाल पढ़ेंगे, सवाल स्वयं आप सवाल से ही पकड़ के सवाल को लगा देना है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए इससे गुणा हो जाएगा ना, अब इससे गुणा करा दीजिए। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए 2 से गुणा कराएंगे ना, 2, यहाँ फिर 1 में 2 से गुणा कराए 2 ना, फिर देखिए यहाँ 24 होगा ना, 224। अब ये के जुड़ जाएगा तो हो जाएगा इतना, और बटे 2 नीचे कितना 125 ना, गुणे 100। ऐसी कंडीशन में जब ना मेन बटा तो आपका ये है, मेन बटा आपका ये है, लेकिन मेन बटे के ऊपर अगर भिन्न आ जाए तो यह जो संख्या होगी उसका गुणा इसमें हो जाता है, इसका गुणा इसमें हो जाता है। तो आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं हम कि 225, अब यहाँ 2 नीचे चला आएगा 125 के साथ, और परसेंटेज निकालना 100 रहेगा ही। अब इसी को हम काट पीट कर लेते हैं। देखिए 25 से काटेंगे ना, 25 से काटेंगे 9 आएगा, इसको 25 से काटेंगे तो ये आपका 5 आएगा, 5 से देखिए काटेंगे 20 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब 10 बचा, 9 बचा, 10 और 9 का गुणा कितना हो गया 90%। तो वह संख्या कितनी है 90% ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 90% है, यही आपका आंसर है। तो ऐसे आप हमारी वीडियो आप देखते रहें, और हम बराबर जो है आप लोगों के लिए मैथ की ऐसे डेली क्लास लेकर आएंगे। और हम आपको ना तो देखिए मैथ पढ़ाएंगे, लेकिन कहीं कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, कहीं कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। मैथ एकदम व्यवहारिक मैथ पढ़ाएंगे कि आप सवाल देखते ही सवाल से ही लगा लेंगे एकदम आसान तरीके से। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करें ना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है? वस्तु का वर्तमान मूल्य बताना है। इस सवाल को पढ़िए, फिर देखिए सवाल को कैसे लगाया जाएगा। सवाल में देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ वस्तु का मूल्य 75 रुपये पहले था, लेकिन अब जब उसके मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी, फिर 20% की कमी की जाएगी, तो वर्तमान मूल्य में कुछ परिवर्तन होगा। अब जैसे देखिए इसके पहले सवाल लगवाए थे, उसमें था कि देखिए 20% की वृद्धि 20% की कमी। तो ऐसे सवालों को जो है हम बताए थे कुछ नहीं करना है कि भैया 20 है और 20 फिर है, दोनों का गुणा करा लीजिए, आ गया आपका 400। 2 अंकों पर दसवां लगा लिए।
ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगी, 4% की हानि होगी, 4% की हानि होगी। अब जो पहले मूल्य आपका था 75 रुपये, अब 75 रुपये में 4% की हानि होगी, और जो वर्तमान मूल्य बनेगा उसमें कितने परसेंट की हानि होगी, 4% की हानि होगी। तो अब हम देखिए इसको कैसे करेंगे, 4% की हानि निकालनी है तो 75 का हम 4% निकाल लेते हैं। अब देखिए 75 का 4% निकाल लीजिए, 25 से कट जाएगा 3, अब फिर आप देखिए 25 काटेंगे, इधर 4 से 4 कट गया, आपका आया 3 रुपये। अब कहने का मतलब है कि जो वस्तु पहले 75 रुपये में थी, अब वह वस्तु 75 से 3 रुपये कम में मिलेगी ना, 75 में 3 कम। अब यह वस्तु मिलेगी कितने में, अब यह वस्तु आपको मिलेगी 72 रुपये में ना। तो सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखिए बहुत आसानी से सवाल आपका लग गया ना कि 20% वृद्धि 20% की कमी, इसका परिणामी मान कितना हुआ, सिर्फ 4% की हानि हुई। बड़ी आसानी से इसको आप एकदम मौखिक निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर 75 का 4% निकालिए 3, अब यही 3 रुपये, अब उसको जो 4% है यह 3 रुपये के बराबर है, 3 रुपये की कमी हुई। तो आगे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर ना। यदि किसी संख्या 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई एक संख्या है, अगर संख्या का 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या बताना है, मूल संख्या आपको बताना है। देखिए अगर 75% है, 75% में कितना जोड़ना है, 75 जोड़ देंगे और वही संख्या प्राप्त हो। वही संख्या का मतलब मूल संख्या, और हमको वह संख्या पता नहीं है तो हम यहाँ बहुत आराम से लिख सकते हैं कि वह संख्या कितनी, 100% ना। जैसे हम x मानते हैं तो वैसे हम यहाँ मान आराम से लिख सकते हैं कि भैया संख्या में 75% में अगर 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या, कहने का मतलब वह संख्या 100% ना, 100% का मतलब वह मूल संख्या होगी। अब आगे देखिए, अब इधर आपका ये 75 हुआ, इधर आप ले चलेंगे 75 हो जाएगा, तो 100% में ये 75%, ये देखिए इधर प्लस है तो इधर आके जो है माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा। ये आपका आ जाएगा 25% बराबर 75। आप देखिए अब संख्या आराम से निकाल सकते हैं। जब 25% बराबर 75 आया तो 100% आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि भैया अगर संख्या का 25% 75 है तो संख्या ना 100%, हमने 100% माना ही है, तो संख्या 100% कितनी होगी, तो 75 ना, 25 और 100, ये 25 से कटेगा 3, आपका 300। वह संख्या कितनी होगी, संख्या होगी 300। मूल संख्या कितनी, 300। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 20% लड़कों 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है। लड़के और लड़कियों के बीच संख्या का एक अनुपात दिया गया है और बताया गया है कि 20% लड़के जो हैं वो छात्रवृत्ति नहीं पाते और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं, और छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो सवाल लगाया जाए। सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए कि भैया लड़का और लड़की ना, लड़के देखिए कितना है, 3 है ना, लड़की कितना है, 3 है, लड़कियां कितना है, 2 हैं, 2 लिख लीजिए। अब प्रतिशत है तो हम अपने हिसाब से थोड़ा इसमें सेटिंग कर लेंगे कि इनके हिसाब से 3 और 2, लेकिन हम यह संख्या बना लेंगे 100। अगर यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिया जाए और यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दिया जाए ना, अगर बीच में अनुपात है तो कोई दिक्कत नहीं होती, मान बराबर ही रहता है ना, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इतना करने से आपका सवाल बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो हमें करना क्या है, अब देखिए 20% लड़के
नहीं पाते, और हमसे पूछा गया है पाने वाले। अगर 20% लड़के नहीं पाते तो पाने वाले कितने, 80% ना, 80% लड़के पाते हैं, 80% लड़के पाते हैं, 80% लड़के पाते हैं। इसको यहाँ लिखें ना, यहाँ लिखें कि 80% लड़के पाते हैं। लड़कियाँ 25% लड़कियाँ नहीं पाती। अगर 25 नहीं पाती तो पाते कितने हैं, 75। 100 में से वही घटा देना है ना, कि ओवरऑल हम 100 मान के चलते हैं, और 100 में अगर 25 पाते हैं तो 75 नहीं पाते। अब देखिए, अब 300 का अगर हम 80% निकाल लें तो डायरेक्ट वह संख्या पता चल जाएगी कि जो छात्रवृत्ति पाते हैं। अब देखिए 300 का 80% आप निकाल लीजिए, यहाँ से 0 0 कट गया, एक गुणा होगा, आपका आएगा देखिए 240। तो 300 में 240 लड़के छात्रवृत्ति पाने वाले हैं। इधर देखिए 200 लड़कियों में से 75% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं, तो 200 का अगर हम 75% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 150। तो 240 लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं, 150 लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं, उस संख्या के सापेक्ष जो हमने यहाँ माना हुआ है। उनकी संख्या कुछ भी रही हो, लेकिन हम अपना एक संख्या निर्धारित करके सवाल बड़ी आसानी से लगा लेंगे ना। मान में कोई परिवर्तन नहीं भाई, 2 0 यहाँ भी पढ़ा है, 2 0 यहाँ भी पढ़ा, मान में कोई परिवर्तन नहीं ना, दोनों कट जाएगा, वही अनुपात रहेगा। लेकिन हल्का सा चेंज करने से सवाल आसान हो जाता है। अब देखिए छात्रवृत्ति पाने वाले, तो इतने लड़के इतनी लड़कियाँ पाने वाले हो गए, इनको जोड़ लिया जाए। अगर इनको जोड़ लिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए टोटल जो बनेगा 0 9 ना 390 लड़के छात्रवृत्ति पा रहे हैं, 390 लड़के छात्रवृत्ति पा रहे हैं, कितने में, 500 में ना। अब 300 लड़के जो छात्रवृत्ति पा रहे हैं, इन्हीं का हमको परसेंटेज बताना है। अब कितने से बताना है, 500 ना। देखिए 300 लड़का और 200 लड़की, तो टोटल कितने, 500। 500 में से 390 पा रहे हैं, तो इनका परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 100 से गुणा करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, 100 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए आप यहाँ से ये काट दिए, 5 से आप काटेंगे ना तो ये कट जाएगा, यहाँ आपका आएगा 78। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 78% जो है वो लड़के और लड़कियाँ मिलाकर जो है वो छात्रवृत्ति पा रहे हैं। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये लड़का और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, हमने वही चीज़ यहाँ लिखा ना, लड़का के नीचे लड़का लिखा, लड़की के नीचे लड़की वाला लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर 2 0 यहाँ बढ़ा लिए, 2 0 यहाँ, अगर सैकड़ा में परसेंटेज कभी भी ना, अगर आप उसको 100 बना लें या 100 हमेशा सैकड़े में बना लें, अगर संख्याओं को सैकड़े में बना के लगा लें तो बहुत ही आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वही काम हमने किया कि यहाँ संख्याओं को सैकड़ा में बना लिया। सैकड़ा में रहने से फ़ायदा ये होता है कि परसेंटेज बड़ी आसानी से आपका निकल जाता है। तो हमने यही किया कि 300 का देखिए 20% लड़के नहीं पाते तो 80% पाते हैं, 300 का 80% निकाल लिया, 240 आ गया। और 25% लड़कियाँ नहीं पाती हैं तो 75% पाते हैं ना, तो 200 का 75% निकालिए, 150। टोटल दोनों पाने वाले 390। हमसे यही पूछा ही जा रहा है कि छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताइए। तो जो चीज़ पूछा जा रहा है डायरेक्ट हम वही चीज़ निकालेंगे ना। फिर देखिए 390 इसका परसेंटेज निकालना है, किससे निकालना है, 500 से। 300 और 200 मिलाकर कितने, 500। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। अब देखिए इसको 0 से 0 काट दिए, 5 से 1 कट जाएगा, आपका 78% यही आएगा। 78% लड़के और लड़कियों मिलाकर जो है आप यहाँ पर पाते हैं। ठीक।